हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल यूपी पीसीएस विद चौहान। तो दोस्तों, मेरा नाम है कीरत चौहान। गाइज, यहाँ हम कर रहे हैं घटना चक्र 2021 की सीरीज़, और जिसमें हम क्या कर रहे हैं, भारतीय राज्य व्यवस्था एवं शासन। और आज जो हम करेंगे चैप्टर नंबर 30 का पार्ट 1। ठीक है, ये थोड़ा सा बड़ा हो जाएगा चैप्टर थोड़ा गाइज। तो ये हम अभी पार्ट 1 करेंगे, देन पार्ट 2, 2 पार्ट में कंप्लीट हो जाएगा। हम जो करने जा रहे हैं वो है केंद्र राज्य संबंध। बहुत ही सिंपल सा टॉपिक है गाइज, अगर आप अच्छे से समझते हैं तो कोई भी आपको बहुत ज़्यादा दिक्कत आने वाली नहीं है। और हाँ, सॉरी गाइज, 2 दिन से वीडियोस नहीं अपलोड हो पाई हैं कुछ रीजंस की वजह से। चलिए, अब हम कंटिन्यू रहेंगे। ठीक है, अब डेली वीडियोस आती रहेंगी। तो गाइज देखिए, यहाँ पे जो हमारा सिलेबस है वो आप दोनों साइड देखते हुए चलिए। फिलहाल अभी जो हम करने जा रहे हैं चैप्टर नंबर 30 करने जा रहे हैं, और आप देख सकते हैं हमने चैप्टर नंबर 1 से स्टार्ट किया है और अभी हम पहुँच गए हैं चैप्टर नंबर 30 पे। तो इसका करेंगे पार्ट 1। तो गाइस, अगर आपको वीडियो पसंद है तो वीडियो को करिएगा लाइक, एंड चैनल को अगर आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर लीजिएगा। एंड अगर आपको वीडियो पसंद आती है तो प्लीज़ कमेंट करके ज़रूर बताइएगा, शेयर करिएगा। चलिए गाइस, स्टार्ट करते हैं हम केंद्र राज्य संबंध। तो आसान और अच्छा टॉपिक है ये। ठीक है, चलिए देखिए, सबसे पहले यहाँ पे लिखा है विधायी संबंध। देखिए देखिए गाइस, क्या होता है ना, केंद्र, देखिए हमारे यहाँ क्या है, 3 स्तर में शासन होता है। एक केंद्र स्तर से होता है, फिर आपका राज्य स्तर में हम मानते हैं, फिर लोकल लेवल पे मानते हैं, या लोकल यानी कि स्थानीय शासन होता है, जो कि पंचायत या नगर पालिका होता है। तो केंद्र स्तर जिसमें आप देखते हैं, आप प्रधानमंत्री, जो जिसमें प्रधानमंत्री को आप देखते हैं, यानी जिसमें संसद हम देखते हैं, लोकसभा, राज्यसभा, राष्ट्रपति, प्रधानमंत्री, ये कहानी चलती है केंद्र स्तर पर। राज्य स्तर की अगर हम बात करते हैं तो गाइस, यहाँ विधानमंडल की बात करते हैं, यानी विधानसभा, विधान परिषद अगर हो तो, प्लस गवर्नर की बात करते हैं, और यहीं पे हम बात करते हैं मुख्यमंत्री की, यानी कि सीएम की बात करते हैं। फिर एक स्थानीय लेवल पे चलता है जिसमें पंचायत, नगर पालिका की कहानी हम सुनते हैं, और यानी कि ग्राम पंचायत और ये प्रधान वाली कहानी हम सुनते हैं। फिलहाल हम संबंध देख रहे हैं केंद्र और राज्य स्तर में। तो तो कितने प्रकार के संबंध होते हैं, देखिए सिंपल हम पहले देख लेते हैं। तो देखिए, इनके बीच में, केंद्र और राज्य के बीच में एक आपका विधायी संबंध होते हैं। ठीक है, अभी हम पढ़ेंगे इसके अंदर क्या होता है। दूसरा इसने क्या लिखा है, प्रशासनिक संबंध लिखे हैं। ठीक है, फिर गाइस एक और संबंध है, वो होता है आपका वित्तीय संबंध। ये हमारा केंद्र यानी कि सेंटर और स्टेट के बीच में जो संबंध होंगे हम उसकी बात कर रहे हैं। तो ये 3 संबंध हो गए। एक विधायी संबंध हो गया, यानी कि कानून से रिलेटेड होगा, कुछ प्रशासन से रिलेटेड होगा, और कुछ वित्त से रिलेटेड संबंध होंगे इन दोनों के बीच में। चलिए फिर स्टार्ट करते हैं विधायी संबंध से। तो देखिए, सबसे पहले क्या लिखा है, यहाँ लिखा है केंद्र और राज्य के मध्य बेहतर संबंधों की स्थापना के लिए उनके मध्य विधायी, प्रशासनिक और वित्तीय संबंधों का वर्णन संविधान के भाग 11 और 12 में किया गया है। तो संविधान में कितने भाग हैं हमारे, 22 में से 11 और 12 में हमें क्या मिल रहा है गाइस, ये संबंध मिल रहे हैं। कौन कौन से अभी हमने देखे, विधायी, प्रशासनिक एवं वित्तीय संबंध हमने देखे अभी, जैसा कि हमने देख चुके हैं टॉपिक हेडलाइंस। ठीक है, तो भाग भी देख लिए हमने 11 और 12 में। फिर लिखा है संविधान के भाग 11 में अनुच्छेद 245 से लेकर 255 तक केंद्र और राज्य के विधायी संबंध का प्रावधान। मतलब इसने कहा कि जो 11 था आपका, इसमें आपका ये रहा आर्टिकल, इसके बीच में इन आर्टिकल में क्या है, किस संबंध के बारे में बात करी गई है, विधायी संबंध के बारे में। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। तो यहाँ लिखा है आर्टिकल 245(1) के अनुसार संसद भारत के संपूर्ण राज्य क्षेत्र या उसके किसी भाग के लिए विधि बना सकेगी, और किसी राज्य का विधानमंडल संपूर्ण राज्य या उसके किसी भाग के लिए विधि बना सकेगा। मतलब इसने क्या कहा, समझते हैं थोड़ा सा गाइस। तो देखिए, केंद्र के पास भी कुछ अपने विषय होते हैं और राज्य के पास भी कुछ अपने विषय होते हैं। अब अगर केंद्र कोई कानून बनाता है तो वो पूरे भारत के किसी एक भाग के लिए बना सकता है या पूरे के पूरे भारत के लिए बना सकता है। अगर हम राज्य की बात करते हैं और मान लेते हैं वो राज्य है उत्तर प्रदेश या बिहार, तो ये क्या करेगा, जो कानून बनाएगा वो उत्तर प्रदेश के लिए बनाएगा या बिहार के लिए बनाएगा। जो राज्य होगा वो अपने राज्य के लिए कानून बनाएगा, और केंद्र किसी एक पर्टिकुलर क्षेत्र के लिए बना सकता है या पूरे के पूरे भारत के लिए बना सकता है। कानून की बात हो, विधि मतलब कानून। ठीक है, चलिए, तो ये पहला वाला तो इसने यही कहानी बोली है। चलिए, अब दूसरा इसने क्या बोला है, 247 में क्या है, आर्टिकल 247 के तहत संसद को अधिकार है कि वह संघ सूची, 3 सूचियां हम जानते हैं, संघ सूची जिसपे केंद्र सरकार कानून बनाती है, एक होती है राज्य सूची जिसमें राज्य सरकार कानून बनाती है, एक होती है समवर्ती सूची जिसमें केंद्र सरकार भी कानून बना सकती है और राज्य सरकार भी। तो अभी फिलहाल बात करी गई इसने
कि इस आर्टिकल के तहत संसद को अधिकार है कि वह संघ सूची के विषय से संबंधित विधि के संदर्भ में अधिक अच्छे प्रशासन हेतु कुछ अतिरिक्त न्यायालयों की स्थापना कर सकती है। तो ये किसने लिखा है? संघ सूची के विषय में है गाइस ये, ठीक है। अतिरिक्त न्यायालयों की स्थापना कर सकती है। कौन कर सकती है? आपकी संसद, ठीक है। केंद्र में होती है संसद। तो कौन सा आर्टिकल? 247 के तहत है। तो 246 में देखते हैं गाइस क्या लिखा है। तो 246 के तहत क्या है? केंद्र राज्य के मध्य विधायी शक्तियों के बंटवारे के लिए 3 सूचियां, जैसे कि अभी हमने देखा, संघ सूची, राज्य सूची, समवर्ती सूची को संविधान की जो अनुसूचियां होती हैं गाइस, उसकी जो 7वीं अनुसूची है उसमें वर्णित किया गया है, ठीक है। आई होप आप लोग इतना समझ गए होंगे कि जो सूचियां हैं वो संविधान की 7वीं अनुसूची में लिखी गई हैं कि कौन कौन सी सूची होती हैं। तो ये 3 सूचियां, और 3 सूचियों में कौन कौन से विषय है जिसपे केंद्र सरकार कानून बना सकती है, कौन से ऐसे विषय हैं जिसमें राज्य सरकार कानून बना सकती है, कौन से ऐसे विषय हैं जिसमें केंद्र और राज्य सरकार कानून बना सकती है। कहाँ मिलेगा आपको? 7वीं अनुसूची में। तो गाइस हमारे पास टोटल कितनी अनुसूची हैं? 12 में से 7वीं में आपको ये चीज़ मिल जाएगी, ठीक है। अब यहाँ लिखा है आर्टिकल 248 के अनुसार अवशिष्ट विधायी शक्तियाँ क्या है? संघीय संसद को सौंपी गई। इसका मतलब क्या है गाइस? देखिए कौन कौन सी विषय एक संघ सूची में होते हैं विषय, राज्य सूची में होते हैं और समवर्ती सूची में होते हैं, ठीक है। अब इसमें भी कुछ विषय हैं, इसमें भी कुछ विषय हैं, इसमें भी कुछ विषय। अब सपोज कि फ्यूचर में या अभी कोई ऐसा विषय आ जाए जो इन तीनों में से कहीं नहीं है, तो हम उसको क्या बोलेंगे गाइस? उसको हम बोलने लगते हैं अवशिष्ट विषय, अवशिष्ट शक्तियाँ हो गई या अवशिष्ट विधायी शक्तियाँ हो गई। अब ये किसके पास जाएगी? मतलब इस पे कौन कानून बना सकता है? तो इस पे कानून केंद्र सरकार से यानी कि संसद बना सकती है, ठीक है गाइस। ना राज्य ना कोई और, सिर्फ और सिर्फ केंद्र यानी कि संसद के द्वारा उस पर कानून बनेगा जो इन तीनों सूचियों में से कहीं पे भी जो विषय नहीं होगा, ठीक है। तो उसकी शक्ति किसको दे रखी है हमने? संसद को दे रखी है कि भैया आप बनाइए कानून। फिर संविधान 101वां संशोधन अधिनियम 2016, तो ये एक संशोधन हुआ है संविधान में। तो इसके अंतः स्थापित मतलब 2016 से अंतः स्थापित नए आर्टिकल क्या है? आर्टिकल 246 के ए, मतलब कैसे ऐसे 246 ए के तहत संसद को और प्रत्येक राज्य के विधानमंडल को संघ द्वारा या उस राज्य द्वारा अधिरोपित माल और सेवा कर के संबंध में विधियां बनाने की शक्ति दी गई है। तो ये माल और सेवा कर क्या गाइस? जीएसटी के बारे में हम सब परिचित हैं ही पहले से। तो कौन से आर्टिकल? आर्टिकल 246 की बात कर रहा है ये। और कौन सा संविधान संशोधन है गाइस? ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है। तो जीएसटी में कौन सा संविधान संशोधन है? 101वां संविधान संशोधन था ये 2016, ठीक है। तो इसमें अभी तक हमें क्या याद रखना है? ये आर्टिकल याद रख लीजिए और ये संविधान संशोधन याद रख लीजिए। तो इसने कहा इसके तहत क्या है? संसद को और प्रत्येक राज्य विधानमंडल को संघ द्वारा और उस राज्य द्वारा अधिरोपित जो आपका जीएसटी है उसके संबंध में विधियां बनाने की शक्ति है। मतलब कि इस पे जो शक्ति है आपका विधि बनाने की जीएसटी पे, वो संसद को भी है, विधानमंडल को भी है, यानी कि राज्य को भी है और केंद्र को भी है, ठीक है। आई होप आप लोग समझे होंगे इसको। फिर इसमें लिखा है साथ ही माल या सेवाओं के अंतरराज्यीय व्यापार की स्थिति में जो जीएसटी है उसके संबंध में संसद को विधियां बनाने की अनन्य शक्ति जो है सौंपी गई है। अब इसका मतलब समझ, अनन्य का मतलब सिर्फ और सिर्फ संसद को दी गई है शक्ति, अनन्य। तो अनन्य का मतलब सिर्फ जो इस पे अगर आपको कोई कानून बनाना है तो शक्ति किसको दी गई है? संसद को है। जीएसटी के विषय में, किसके विषय में? जीएसटी के विषय में। लेकिन गाइस देखिए यहाँ पे क्या लिखा है? अंतरराज्यीय। अब किसी एक पर्टिकुलर राज्य में नहीं है। सपोज कि हमें कोई एक चीज़ पर्टिकुलर, कोई एक पेन मंगवाना है और हमें पता है यार वो यूपी में ही मिलता है, ठीक है। अब इसको हम कहाँ पहुँचाने वाले हैं? बिहार पहुँचाने वाले हैं। तो अब यहाँ से यहाँ पहुँचाने में अंतरराज्यीय जो व्यापार हो रहा है उस पर अगर कानून बनाना है, यानी कि जीएसटी के तहत अगर कुछ बनाना है, जीएसटी के लिए बनाना है, तो इसकी अनन्य शक्ति यानी कि सिर्फ और सिर्फ अधिकार किसका है कानून बनाने का? तो गाइस अनन्य शक्ति किसके पास, किसको सौंपी गई है? संसद को सौंपी गई है। आगे बढ़ते हैं। तो लिखा है भारतीय संविधान के अनुच्छेद 249 राज्य सूची के विषय के संबंध में संसद की विधायी शक्तियों से संबंधित है, ठीक है। यानी सूची कौन सी है? राज्य सूची। लेकिन अब इसने कहा है संसद की विधायी शक्ति, यानी कि राज्य सूची के जो विषय है क्या उस पर संसद कानून बना सकती है। तो कुछ कंडीशंस ऐसी होती है कि राज्य सूची के विषय पर राज्य
विधानमंडल कानून न बनाकर संसद भी कानून बना सकती है। मतलब वो तो बना सकती है राज्य विधानमंडल, लेकिन यहाँ पे संसद को भी कुछ अधिकार दे दिया, कुछ ऐसी कंडीशंस होती हैं जिस वजह से। जैसे अब आगे लिखा है, यदि राज्यसभा ने उपस्थित और मत देने वाले सदस्यों में से कम 2/3 सदस्यों द्वारा समर्थित संकल्प द्वारा घोषित किया है कि राष्ट्र हित में यह आवश्यक और क्या है, समीचीन है, ठीक है, कि संसद राज्य सूची के विषय या माल और सेवा कर पर जो है विधि बनाए, तो संसद उस विषय, माल और सेवा कर पर कानून बना सकती है। मतलब कहानी क्या हुई गाइस, ये है आपका केंद्र, यानी इसे मान लेते हैं संसद, और ये हो गया आपका विधानमंडल, ठीक है। और विषय कौन सा है, राज्य सूची का, ठीक है। तो राज्य सूची का विषय है। अब यहाँ पे क्या होता है, संसद में क्या होता है गाइस, लोकसभा होती है और राज्यसभा होती है, ठीक है। अब क्या हुआ कि हमको लगता है यार कोई ऐसा विषय है जो क्या है, राष्ट्रीय हित में करना है हमें कुछ काम, और विषय जो है आपका राज्य सूची का है। तब क्या होगा, राज्यसभा में क्या होगा गाइस, संकल्प एक पारित होगा, ठीक है। संकल्प 2/3 सदस्यों द्वारा समर्थित होना चाहिए, उपस्थित और मत देने वाले 2/3 सदस्य, ठीक है, इनके द्वारा एक संकल्प पारित होगा कि राज्य सूची का वो जो विषय है ना, जो राष्ट्रीय हित में है, उस पे क्या होगा, संसद कानून बना दे, ठीक है। हालांकि बनाना इसको चाहिए था, लेकिन बनाती कौन है, संसद। आई होप आप लोग को ये समझ में आ गया होगा, और ये हम पहले भी कर चुके हैं, ठीक है। तो बस यही कहा है इसने, और आर्टिकल है आपका 249। चलिए आगे बढ़ते हैं। तो इसमें लिखा है 250, आर्टिकल 250(1) के अनुसार राष्ट्रपति द्वारा राष्ट्रीय आपातकाल घोषित किए जाने की स्थिति में क्या होता है, संसद को राज्य सूची में वर्णित विषयों पर जो है विधि बनाने का अधिकार है। सपोज कि भारत में लग गया आपातकाल, या किसी एक राज्य, किसी एक क्षेत्र में आपातकाल लग जाता है। अब उसमें क्या है गाइस, आपातकाल लगने के बाद जो राज्य सूची होती है उस पर अब विधि, मतलब उस पर अब कानून कौन बनाएगा, संसद बनाएगी, ठीक है। राष्ट्रीय आपातकाल लगने के बाद की बात हो रही है, ठीक है। अब हम बात करेंगे आर्टिकल 251 के अनुसार, यदि संसद द्वारा आर्टिकल 249 एंड 250 के अधीन बनाई गई विधियों। तो गाइस 249 में अभी हमने क्या देखा था, 250 में अभी हमने क्या देखा, आपातकाल वाली कहानी देखी हमने, ये वाली देखी अभी, कि आपातकाल लगेगा तो बना सकते हैं। और 249 में अभी हमने क्या देखा था गाइस, ये देखिए कि अगर राज्यसभा में कोई संकल्प पारित हो जाता है कि भैया राष्ट्र हित का कोई मुद्दा है, तो उस विषय पे कानून जो है, राज्य सूची के विषय पे कानून कौन बना दे, संसद बना दे। तो ये दो चीजें अभी हमने देखी, 249 एंड 250। चलिए अब आगे की कहानी पढ़ते हैं। तो आर्टिकल 249 और 250 लिखा है, ये वही दोनों अभी लिखे हैं जो हम ऊपर पढ़ के आए, ठीक है। तो अब यहाँ लिखा है आर्टिकल 251 के अनुसार, यदि संसद द्वारा आर्टिकल 249 और 250 के अधीन जो है बनाई गई विधियों और राज्यों के विधानमंडल द्वारा बनाई गई विधियों में क्या है, असंगति पाई जाती है, तो संसद द्वारा निर्मित विधि प्रभावी होती है। मतलब कहानी कुछ ऐसी है कि ये विषय है ए। अब इस पे क्या हुआ गाइस, इसके तहत क्या है, इस आर्टिकल 249 और 250 के तहत किसने कानून बना दिया, संसद ने बना दिया, ठीक है। ये कोई विषय है, ठीक है, इस पर संसद ने कानून बना दिया आर्टिकल 249-50 के तहत। और इसी पे ही हमने देखा भैया, राज्य की जो विधानमंडल है वो ऑलरेडी कानून बना चुकी थी, पहले चल रहा होगा, यह बना दिया उसने भी, ठीक है। अब क्या हो गया, इन दोनों में क्लैशेस हो गए, कुछ प्रॉब्लम हो गई कि ये कह रहा नहीं भैया ये होना चाहिए, तो ये कह रहा है नहीं ये होना चाहिए, दोनों में क्या हो गया, झगड़ा हो गया। अब किसकी विधि यानी कि किसका कानून माना जाएगा। तो गाइस इस ऐसे मौके पर जब दोनों में क्लैशेस हो जाते हैं ना, तो कौन स्ट्रांग होता है यहाँ पे, संसद, यानी कि अब किसका कानून माना जाएगा, संसद का कानून माना जाएगा, ठीक है। ये थोड़ा बेचारा रह गया, अब माना जाएगा संसद का कानून, यही लिखा है आर्टिकल 251 में। चलिए आगे बढ़ते हैं। तो आर्टिकल 252 आई थिंक बहुत लोग को पता होगा क्या होता है। तो इसके तहत क्या होगा, 2 या अधिक राज्यों के लिए किसी मतलब उनकी सहमति से विधि बनाने की संसद की शक्ति, और ऐसी विधि का किसी अन्य राज्य द्वारा अंगीकार किया जाना उल्लिखित है। मतलब इसने ये बोला कि सपोज कि 2 राज्य हैं, एक है यूपी, एक है बिहार, ये दोनों पहुंच गए संसद के पास, इन दोनों का कोई एक विषय है, सेम विषय है। अब ये चाहते हैं भैया ऐसा कानून बने जो हम दोनों पे लागू हो जाए एक साथ, ठीक है, हम दोनों के हित में हो, हम दोनों पे लागू हो जाए। तो ये दोनों खुद से वो कानून नहीं बनाएंगे इसके लिए, अब ये पहुंच जाएंगे कहाँ पे, संसद के पास, ठीक है। संसद के बाद पहुंच जाएंगे और इनसे कहेंगे सर आप जरा क्या करिए ना, इस विषय पर कानून बना दीजिए हमारे लिए, यही लिखा है। और 2 या 2 से अधिक राज्य, ठीक है, की सहमति से देखिए विधि बनाने की जो है संसद की शक्ति, सहमति होनी चाहिए उन दोनों राज्यों की, या उन दोनों राज्यों से अधिक राज्यों की, ठीक है। अब आगे बढ़ते हैं, यहाँ पे लिखा है आर्टिकल 253 सॉरी
तो आर्टिकल 253 के तहत क्या है, संसद को किसी अन्य देश या देशों के साथ की गई संधि, करार, अभिसमय अथवा अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन, संगम, अन्य निकाय में किए गए किसी भी निश्चय के कार्यान्वयन के लिए भारत के संपूर्ण राज्य क्षेत्र और उसके किसी भाग के लिए कोई विधि बनाने की शक्ति है। मतलब ये समझ लीजिए कि ये है हमारा भारत, ठीक है गाइस। तो भारत तो एक ही है, अब ये राज्यों में तो हम इसे नहीं मानेंगे ना। तो अब क्या हुआ, ये भारत है और ये है बाकी का वर्ल्ड। अब क्या होता है कि भारत बाकी का वर्ल्ड है, या यूएसए है, या फिर आपका यूनाइटेड नेशन है, या फिर आपका वर्ल्ड बैंक है, या आपका आईएमएफ है, ऐसा कुछ मान लेते हैं। तो अब क्या होता है कि यहाँ पे गाइस इनके और भारत के बीच में कोई संधि होती है, कोई अभिसमन समय, अब कोई करार, अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन, समय, कुछ भी होता है। तो सपोज कि इनके बीच में ये सारी चीज़ें हुई और एक विषय ए है, इसके बारे में बात हुई है, इस विषय के बारे में बात हुई है। अब क्या होगा कि अब ये विषय चाहे राज्य सूची का हो, चाहे संघ सूची का हो, चाहे समवर्ती अवशिष्ट कुछ भी हो, अब इस पे जो है कानून बनाने का अधिकार किसके पास है, सिर्फ और सिर्फ संसद के पास है। क्योंकि गाइस अब यहाँ राज्य काउंट नहीं होगा, यहाँ सिर्फ और सिर्फ एक भारत काउंट होगा, ठीक है। तो अब पूरे भारत की अगर बात होती है या किसी भी पर्टिकुलर क्षेत्र के लिए भी बनाना होगा, अगर इस अंतर्राष्ट्रीय संधि सम्मेलन से हो रही है, तो सिर्फ और सिर्फ शक्ति किसके पास रहेगी गाइस, संसद के पास रहेगी कि यही कानून बना सकते हैं। आई होप आप लोग को समझ में आया हो। अगर आया हो तो गाइस एक लाइक और एक कमेंट करके जरूर बताइएगा कि आप लोग को समझ में आया। चलिए आगे बढ़ते। अब यहाँ बात करी जा रही है प्रशासनिक संबंध की। अभी हमने कौन सी पढ़ी, विधायी संबंध पढ़े। आई होप आपको थोड़ा ईजी लगा हो तो जरूर बताइएगा दोस्तों। अब हम बात करेंगे प्रशासनिक संबंध की। तो यहाँ लिखा है जो संविधान है, संविधान का भाग 11, तो भाग 11 के अंतर्गत क्या है, आर्टिकल, देखिए ये प्रशासनिक संबंध किस में आ रहे हैं, भाग 11। कितने भाग है हमारे पास, 22 में से कौन सा वाला भाग है, भाग 11। तो आर्टिकल कौन सा है, 256 से लेकर 263 के तहत क्या है, केंद्र और राज्य के मध्य हम किसकी बात करेंगे, प्रशासनिक संबंधों की बात करेंगे, ठीक है। तो आप क्या याद रखिए इसमें, फिलहाल एक यहाँ पे भाग 11 याद रखिए, बाकी ये तो इतना अभी मत याद रखिए, कोई इंपॉर्टेंट आर्टिकल होगा उसको याद रखिएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। तो इसमें लिखा है गाइस कि आर्टिकल 256 की बात करते हैं। तो प्रत्येक राज्य की कार्यपालिका शक्ति का इस प्रकार प्रयोग किया जाएगा जिससे संसद द्वारा निर्मित विधियों का अनुपालन सुनिश्चित रहे और संघ की कार्यपालिका शक्ति का विस्तार किसी राज्य को ऐसे निर्देश देने तक होगा जो भारत सरकार को उस प्रयोजन के लिए आवश्यक प्रतीत हो। तो गाइस इसमें हम क्या समझ रहे हैं, हम कह रहे हैं भैया जो विधि है जिसका निर्माण किसने किया है, संसद ने किया है। अब इसका अनुपालन, इसका प्रयोग इस प्रकार प्रयोग होगा, मतलब इसने कहा है राज्य की कार्यपालिका शक्ति का प्रयोग इस तरह से होगा जिससे क्या होगा, संसद द्वारा निर्मित विधियों का अनुपालन हो। यानी कि विधि किसके द्वारा बनाई गई, संसद, ठीक है। और कार्यपालिका शक्ति किसकी, राज्य की। तो प्रयोग हो रहा है कार्यपालिका शक्ति यानी कि राज्य की, इस तरह से हम प्रयोग करेंगे जिससे क्या है, जो संसद ने विधि बनाई उसका अनुपालन सुनिश्चित रहे, एक चीज। फिर लिखा है कि संसद की जो कार्यपालिका शक्ति है उसका विस्तार किसी राज्य को ऐसे, मतलब हम यहाँ पे विस्तार किसी राज्य पे हम जो विस्तार कर रहे हैं, किसकी कार्यपालिका शक्ति का, संसद की कार्यपालिका शक्ति का। तो इसने कहा जो कार्यपालिका शक्ति का विस्तार किसी राज्य को ऐसे निर्देश देने तक होगा जो भारत सरकार को इस प्रयोजन के लिए क्या लगे, आवश्यक प्रतीत हो, ठीक है। तो आर्टिकल 257 पे पहुंच जाते हैं अब। तो इसके तहत क्या है, संघ सरकार कुछ दशाओं में राज्यों पर नियंत्रण रखती है। देखिए वैसे तो हम कहते हैं सब स्वायत्त हैं, मतलब संघ अपने हिसाब से चलेगा और राज्य अपने हिसाब से, दोनों में हमने क्या है, विषयों को बांट दिया है, संघ राज्य सूची में या समवर्ती सूची में, ठीक है। तो इस पे क्या है, हम कहते हैं कि भैया ये स्वायत्त हैं, राज्य सारे स्वायत्त हैं, संघ का इस पे कोई ऐसा कंट्रोल नहीं है। लेकिन अभी यहाँ पे देखिए इसमें क्या लिख दिया 257 में कि कुछ दशाओं में राज्यों पर नियंत्रण रहेगा संघ का, ठीक है। तो इस अनुच्छेद के अनुसार क्या है, प्रत्येक राज्य की कार्यपालिका शक्ति का प्रयोग इस प्रकार किया जाएगा। कौन सी शक्ति की बात हो रही है,
कोई राज्य सपोज यूपी, तो यूपी की कार्यपालिका शक्ति का प्रयोग इस प्रकार किया जाएगा जिससे संघ की कार्यपालिका शक्ति का प्रयोग जो है प्रभावित ना हो। यानी कि कार्यपालिका शक्ति तो गई संघ के पास भी, हर राज्य के पास भी, तो राज्य इस तरह से करे कि भैया संघ वाली जो है प्रभावित ना हो शक्ति। तो संघ की कार्यपालिका शक्ति का विस्तार किसी राज्य को ऐसे निर्देश देने तक होगा जो भारत सरकार को इस प्रायोजन हेतु आवश्यक प्रतीत हो। मतलब यहाँ आप देखेंगे ना कि जो संघ है थोड़ा सा राज्य से ज़्यादा स्ट्रॉन्ग दिखाया गया। तो गैस ये तो है ही, हमारे संविधान में थोड़ा सा जो है संघ को राज्य से ज़्यादा स्ट्रॉन्ग दिखाया गया है। जैसे कि कनाडा में भी कुछ इसी प्रकार है। जब हम संविधान के बारे में पढ़े थे कि हमने कहाँ से किसका संविधान जो है लिया है, संविधान के कुछ प्रावधान लिए हैं, तो कनाडा में हमने कुछ ऐसे ही देखा था कि स्वायत्ता दोनों को है, लेकिन फिर भी जो है संघ को थोड़ा सा शक्तिशाली दिखाया गया है भारत में। ठीक है, तब आर्टिकल 258 में पहुंचते। तो 258 के अनुसार क्या है, राष्ट्रपति किसी राज्य सरकार की सहमति से उस सरकार को या उसके अधिकारियों को ऐसे किसी विषय से संबंधित कृत्य जिन पर संघ की कार्यपालिका शक्ति का विस्तार है सशर्त और बिना शर्त सौंप सकेगा। ठीक है, तो गाइस कौन सौंपेगा, देखिए राष्ट्रपति सौंपता है। क्या, देखिए फिर से एक बार समझते हैं कि राष्ट्रपति किसी राज्य सरकार की सहमति से, सहमति ले रहे हैं किससे, राज्य सरकार की। ठीक है, तो उस सरकार को या उसके अधिकारी को ऐसे किसी विषय से संबंधित कृत्य जिन पर संघ की कार्यपालिका शक्ति का विस्तार है, मतलब कोई ऐसा काम जिसपे अधिकार किसका है, ये इसका संघ की कार्यपालिका शक्ति का। ठीक है, और ये सौंपेगा किसको, राज्य सरकार की सहमति से राज्य सरकार को या उसके अधिकारियों को सौंपेगा। ठीक है, लेकिन शक्ति किसकी है, ये संघ की कार्यपालिका शक्ति है जो राज्य सरकार या उसके अधिकारियों को सौंप देता है। ठीक है, अब सशर्त भी हो सकती है, बिना शर्त भी हो सकती है। कौन सौंप रहा है, राष्ट्रपति सौंप रहा है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। फिर लिखा है आर्टिकल 258 का के अनुसार किसी राज्य का राज्यपाल, अब हम राज्य पे हैं अभी, तो राज्य में क्या होता है, राज्यपाल, केंद्र में कौन होता है, राष्ट्रपति। ठीक है, तो किसी राज्य का राज्यपाल भारत सरकार की सहमति से उस सरकार को या उसके अधिकारियों को ऐसे विषय से संबंधित कृत्य जिन पर राज्य की कार्यपालिका शक्ति का विस्तार है सशर्त या बिना शर्त सौंप देगा। मतलब ये गाइस उल्टा हो गया। मतलब पहले वाले केस में हमने देखा केंद्र सरकार की, मतलब संघ की कार्यपालिका शक्ति का विस्तार था जिस विषय पे, उसको हमने राज्य सरकार को या उसके अधिकारियों को सौंप दिया। अब यहाँ पे और कौन सौंपता है, प्रेसिडेंट सौंपता है। अब जो अभी हमने पढ़ा है उसमें यहाँ पे लिखिए राज्य की कार्यपालिका शक्ति का विस्तार है किसी विषय पर, तो क्या करता है, गवर्नर आता है यानी कि राज्यपाल आता है और वो उसको किसको सौंपता है, संघ सरकार या उसके किसी अधिकारियों को सौंप देता है। ये लिखा है। और वो जो भी सौंपता है जो भी कार्य होते हैं, कृत्य होते हैं, वो सशर्त भी मतलब शर्त के साथ भी हो सकते हैं, सशर्त हो सकते हैं या फिर बिना शर्त हो सकते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। तो आर्टिकल 262(1) के अनुसार संसद विधि द्वारा किसी अंतरराज्यीय नदी या नदी दून या उसमें जल के प्रयोग, वितरण या नियंत्रण के संबंध में किसी विवाद या फिर परिवाद के न्याय निर्णय के लिए उपबंध कर सकेगी। मतलब गाइस सपोज कि ये हमारा भारत है, यहाँ से कोई नदी बह रही है और यहाँ तक जा रही है, तो हम देख रहे हैं भैया ये किसी एक राज्य में नहीं बह रही है, ये एक से ज़्यादा राज्यों में बहती हुई जा रही है। अब कुछ विवाद चल रहा है इस पे, ठीक है, नदी पे, कि भैया जो इसका जल है कौन सा राज्य कितना लेगा, या उस पर बांध बनाना चाहिए तो उसकी वजह से आगे कुछ प्रॉब्लम ना हो, दूसरे राज्य को जल की आपूर्ति ना हो पाए सही तरीके से। तो ये सारी चीज़ें उस पर, उसका जो वितरण है, नियंत्रण है जल का, नदी दून या नदी का जल का प्रयोग हो गया, ठीक है, इन सब पे कोई विवाद आ जाता है, कोई प्रॉब्लम आ जाती है, इन राज्यों के मध्य विवाद आ गया। अब इस पे उपबंध बनाने का जो है शक्ति दी गई है वो गाइस उस पे, मतलब कोई भी विधि अगर बनानी है, कानून बनाना है, तो उसकी शक्ति हमने किसको दे रखी है, संसद को दे रखी है। क्योंकि 3 राज्य है सपोज, तो 3 राज्य तो अपने हिसाब से बनाएंगे, लेकिन संसद क्या करेगा, तीनों को देख के उस हिसाब से बनाएगा, मतलब किसी एक के पक्ष में तो नहीं रहेगा।
बाकी राज्य तो अपने ही पक्ष में रहेंगे। तो कौन बनाएगा यहाँ पे कानून? संसद बनाएगी। आर्टिकल कौन सा है हमारा? 262(1) है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब हम पहुंच गए 263 के अनुसार, राज्यों के बीच विवाद की जांच करने और उन पर सलाह देने, कुछ या सभी राज्यों के या संघ और एक से अधिक राज्यों के सामान्य हित से संबंधित विषयों के अन्वेषण और उन पर विचार विमर्श करने, या ऐसे किसी विषय पर सिफारिश करने, या विशेष रूप से उस विषय के संबंध में नीति कार्यवाही के अधिक अच्छे समन्वय के लिए सिफारिश करने हेतु राष्ट्रपति आदेश द्वारा अंतर्राज्य परिषद की स्थापना करेगा। मतलब कहानी यहाँ पे क्या है समझते हैं गाइस। ये कहानी पूरी आपको 2-4 बार पढ़ेंगे तब आपको ठीक है थोड़ा बहुत याद हो जाएगी, हालांकि इतना याद करने की जरूरत नहीं है। बस ये समझ लीजिए कि 2 राज्य हैं, उनके बीच में विवाद हो जा रहा है, संघ या राज्यों के बीच में विवाद हो जा रहा है, ठीक है। तो कुछ बात है जो सिंगल एक राज्य की नहीं है या फिर हम केंद्र की नहीं कह रहे हैं। तो ऐसे टाइम पे क्या होगा गाइस, उन सब कुछ सही करने के लिए, उस पर नियंत्रण करने के लिए, सिफारिश देने के लिए, कार्यवाही के अधिक अच्छे समन्वय के लिए सिफारिश, या कोई नीति बनानी है, कुछ भी करना है, तो उस पर क्या करते हैं ना, राष्ट्रपति क्या करता है, राष्ट्रपति आदेश द्वारा क्या करता है, अंतर्राज्य परिषद की स्थापना करता है। ठीक है गाइस, यहाँ पे देखिए फिर से है, ठीक है, हम समझ रहे हैं कि राष्ट्रपति क्या करता है, एक परिषद बनाता है, क्या, अंतर्राज्य परिषद। ठीक है, चलिए अब फिर से देखते हैं। देखो, राज्यों के बीच विवाद की जांच या उस पर सलाह देना है कुछ, ठीक है, कुछ या सभी राज्यों के अथवा संघ और एक से अधिक राज्य के सामान्य हित है, मतलब संघ भी आ गया, राज्य भी सामान्य हित है, उस विषय के अन्वेषण, उस पर विचार विमर्श, ठीक है, किसी विषय पे सिफारिश। तो मतलब यहाँ पे अकेला एक राज्य नहीं है, राज्य है, संघ है, बहुत सारे राज्य हैं, संघ है, तो ये सब हो सकते हैं। ठीक है, अब इस पे हम क्या बनाते हैं, अंतर्राज्य परिषद। संघ को एक बार को अगर हम छोड़ भी देगा, इस वैसे क्यों छोड़े जब हमारे पास संघ आ ही रहा है। ठीक है, तो राष्ट्रपति क्या बना देता है, अंतर्राज्य परिषद। अब यही निर्णय लेगी, यही सिफारिश करेगी, यही नीति बनाएगी, जो मन में आएगा, जैसा उसको ठीक लगेगा वो कर देगी। चलिए आगे बढ़ते हैं। आई होप आप लोग को थोड़ा बहुत समझ में आ गया हो तो लाइक कर दीजिएगा एंड कमेंट करके जरूर बताइएगा। चलिए अब आगे बढ़ते गए। यहाँ लिखा है वित्तीय संबंध। ठीक है, अब पैसे पे आ जाते हैं। तो कौन सा भाग है हमारे पास, टोटल भाग है 22 में से 12वां भाग वित्तीय संबंध। कौन सा आर्टिकल, 268 से लेकर 281। नहीं याद हो रहा कोई बात नहीं, इंपॉर्टेंट आर्टिकल याद करिएगा, सारे याद करने की जरूरत नहीं है। ठीक है, कोई ना पूछ रहा कि वित्तीय संबंध कितने, कौन से आर्टिकल से कौन से आर्टिकल की तरफ है। ठीक है, हाँ भाग जरूर याद रखिएगा, 12वां, इतना तो याद कर सकते हैं। इसके तहत क्या है, केंद्र राज्य सरकारों के मध्य राजस्व के वितरण के संबंधी प्रावधान की बात कही है। मतलब इसने ये कहा कि सपोज कि केंद्र को इनकम हो रही है, अब ये क्या करता है, सारे राज्यों में बांटेगा, किस हिसाब से बांटेगा, कैसे बांटेगा, कौन बांटेगा, किसकी हेल्प से बांटेगा, ये सारी चीज़ें हम यहाँ पे बात करेंगे। ठीक है, तो हालांकि राज्य के पास इतना इनकम के सोर्स नहीं है, होते भी हैं, ऐसा नहीं है, बिल्कुल ही नहीं है, लेकिन अधिकतर हम देखते हैं ना केंद्र के पास इनकम के सोर्स ज़्यादा होते हैं, तो वो क्या करता है, राज्यों को बांट देता है उसके हिसाब से। ठीक है, अब आर्टिकल 265 के अनुसार कोई कर मतलब टैक्स, विधि के प्राधिकार से ही अधिरोपित या संग्रहित किया जाएगा अथवा नहीं। मतलब सरकार कोई टैक्स लेगी तो भैया इस पे कोई विधि यानी कि कानून बना होगा ना, उसी के अकॉर्डिंग वो टैक्स लेगी, अदरवाइज नहीं लेगी। विधि बनाकर ही क्या करती है, वो अधिरोपित करती है, संग्रहित करती है, कलेक्ट लगाती है या कलेक्ट करती है। तो विधि होनी चाहिए, अपने मन से कुछ नहीं। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। विधि मतलब कानून होना चाहिए। कि आपने कहा भैया जीएसटी लेना है, जीएसटी पे कोई कानून नहीं बनाया, अपने मन से सरकार नहीं ले सकते गाइस, यहाँ पे कानून बनाना पड़ेगा आपको। ठीक है, जीएसटी के लिए जैसे बन गया, ठीक है, तो उसी कानून के अकॉर्डिंग वो कलेक्ट भी करेगी, उसी कानून के अकॉर्डिंग वो लगाएगी भी जीएसटी। ठीक है, तो आर्टिकल 266 के तहत भारत और राज्य की संचित निधियों और लोकलेखा का उल्लेख किया गया है। तो मतलब आर्टिकल 266 में क्या होता है गाइस, देखिए संचित निधि होती है, भारत की भी होती है और राज्य की भी होती है, और क्या है, लोकलेखा निधि होती है एक।
ठीक है, तो इनके बारे में किस आर्टिकल में लिखा है? 266 में लिखा है। आगे बढ़ते हैं। 267(1) के तहत संसद विधि द्वारा भारत की आकस्मिकता निधि की स्थापना कर सकती है। ठीक है, भारत की आकस्मिकता निधि की स्थापना किसके आर्टिकल के द्वारा? 267(1) के द्वारा। ये कौन सी निधि होती है गाइस? ये वो निधि होती है जो जैसे कभी कोई आपदा आ जाए, बाढ़ आ जाए, तुरंत पैसे की जरूरत है, तो राष्ट्रपति क्या करते हैं, उनके पास अधिकार होता है, वो तुरंत पैसा निकालेंगे और तुरंत दे देंगे। ठीक है, मतलब यहाँ पे ये नहीं है पहले कोई कानून आएगा, नहीं बिल आएगा, बिल को पास कराया तब पैसा निकाला। ठीक है, ऐसा संचित निधि से होता है। आकस्मिकता निधि तुरंत वाली होती है इसकी, आपत्ति आई है, कोई आपातकाल आया है, कोई बाढ़ आ गई है, तूफान आ गया है, चक्रवात आ गया है, तुरंत पैसे की जरूरत है, बहुत लॉस हो रहा है, तो यहाँ पे हम क्या करते हैं, राष्ट्रपति क्या भारत की आकस्मिकता निधि से पैसा विड्रॉ कर सकता है। चलिए आगे बढ़ते हैं। आर्टिकल 267(2) के तहत राज्य विधानमंडल विधि द्वारा राज्य की आकस्मिकता निधि की स्थापना कर सकेगा। तो इस वाले में हमने देखा भारत की आकस्मिकता निधि, इस वाले में हमने देखा क्या है, राज्य की आकस्मिकता निधि की स्थापना की बात हो रही है। वही काम राज्य भी कर सकता है इस। ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं हम लोग। तो 268 द्वारा उद्ग्रहित किए जाने वाले किंतु राज्यों द्वारा संग्रहित और विनियोजित किए जाने वाले शुल्क की बात कही गई है। तो गाइस देखिए क्या लिखा है, आर्टिकल 268 में संघ क्या करेगा, कोई टैक्स को उद्ग्रहित करेगा, लेकिन उसको संग्रहित और विनियोजित करने का काम किसका है? कलेक्शन करने का काम, विनियोजित करने का काम किसका है? राज्य का। लगाने का काम किसका है? आपका सेंट्रल का है, यानी कि संघ का है, लेकिन कलेक्ट करने का, विनियोजित करने का काम किसका है? राज्य का है। ठीक है, इसको एक लिस्ट बना के करिएगा कुछ इस तरह से, जैसे यहाँ लिखिएगा 268, यहाँ लिखिएगा उद्ग्रहित मतलब किसने लगाया, संग्रहित किसने कलेक्ट किया, और क्या है, विनियोजित। ठीक है, अब उद्ग्रहित किसने किया, तो संघ ने, सेंट्रल लिख दीजिएगा, और संग्रहित कौन कर रहा है? स्टेट कर रहा है, और विनियोजित कौन कर रहा है? स्टेट कर रहा है। इस तरह से आप लिस्ट बना सकते हैं। ठीक है, और ये लिखा है हमने आर्टिकल। चलिए दूसरा आर्टिकल देखते हैं 269 में संघ द्वारा उद्ग्रहित भी हो रहा है, संग्रहित भी हो रहा है, लेकिन राज्यों को सौंपे जाने वाले कर हैं। यानी कि देखिए पहले वाले में उद्ग्रहित कर रहा था सिर्फ संघ, और जो संग्रहित और जो आपका है विनियोजित, ये दोनों काम यानी कि संग्रहित करना और जो सौंपा जाना, किसको सौंपा गया? राज्य को सौंपा गया। ठीक है, पहले वाले मतलब 268 में। 269 में उद्ग्रहित संग्रहित दोनों कौन कर रहा है? केंद्र कर रहा है, लेकिन सौंप हम किसे रहे हैं? जो भी पैसा आया हमने कलेक्ट विलेक्ट कर लिया, लगा भी दिया, कलेक्ट भी कर लिया, लेकिन हमने क्या किया? उठा के राज्य को दे दिया। आर्टिकल 269 का में क्या हो गया? अंतर्राज्यीय व्यापार वाणिज्य के अनुक्रम में माल और सेवा कर का जो उद्ग्रहण है और संग्रहण है उसके बारे में बात करी गई है। ठीक है, कौन सा अलग है? इस अंतर्राज्यीय व्यापार और वाणिज्य, हमने कहा ये काम, ये अधिकार, इस पे कानून बनाने का अधिकार किसको है? संघ को है वैसे तो। ठीक है, तो मतलब अब हम किसके बात कर रहे हैं? ऐसा कोई अंतर्राज्यीय व्यापार या वाणिज्य हो रहा है, जीएसटी की बात करेंगे अगर इस पे, तो वो उद्ग्रहित और संग्रहित करने का जो भी बात है वो कौन से आर्टिकल है? 269 क में कही गई है। अब 270 में क्या कहा है कि कोई कर है, तो उद्ग्रहित कर या उसका उद्ग्रहित कर और उसका संघ और राज्य के बीच में वितरण, मतलब सपोज कि कोई टैक्स था, उसको हमने क्या करा है? लगाया है, और उसका जो वितरण हो रहा है वो संघ और राज्य के बीच में हो रहा है। ठीक है, कौन से आर्टिकल? आर्टिकल 270। अब है आर्टिकल 271 के में क्या होता है? कुछ शुल्क और करों पर संघ के प्रयोजनों के लिए क्या है? अधिभार संबंधी उपबंध है। ठीक है, तो गाइस इसमें अभी तक तो कुछ ऐसा नहीं आया जो बहुत ज़्यादा आया हो। ठीक है, क्वेश्चन में तो यहाँ लिखा है 275 के तहत कुछ राज्यों को संघ से अनुदान की व्यवस्था की गई है। मतलब क्या है? कुछ राज्यों के पास सपोज पैसा नहीं है, तो वो क्या करता है कि संघ से अनुदान ले लेता है। कौन सा आर्टिकल? आर्टिकल 275। दो चीज़ होती है गाइस, एक होता है हमारे पास ऋण होता है। ठीक है, कोई राज्य सरकार ऋण भी ले सकती है और अनुदान भी ले सकती है। ठीक है, तो दोनों में क्या है? केंद्र सरकार पैसा ही देगी। अब दोनों में अंतर क्या होता है? जो ऋण होता है ना गाइस,
वो आपको वापस करना पड़ेगा विद इंटरेस्ट। लेकिन अनुदान क्या है, ये एक दान है, जो आपको मिल गया आपका हो गया। अब आपको इसको टेंशन नहीं है कि उस पर ब्याज लेना है या उसको वापस करना है, ये टेंशन है। तो ये हमें किस में मिलेगा, आर्टिकल 275, केंद्र राज्य को अनुदान दे सकती है जब उनको जरूरत पड़े। ठीक है, अब लिखा है वही लिखा है 101वां संविधान संशोधन 2016 के अंतर्गत हम क्या बात करते हैं, आर्टिकल 279 का में जीएसटी परिषद संबंधी प्रावधान किए गए हैं, माल और सेवा कर परिषद संबंधी प्रावधान। ठीक है, कौन सा संशोधन इंपॉर्टेंट है जीएसटी के लिए, 101वां संविधान संशोधन। अब देखिए यहाँ पे क्या लिखा है, 281 आर्टिकल के अनुसार क्या हो गया, राष्ट्रपति संविधान के प्रारंभ के 2 वर्ष के भीतर, जब संविधान के प्रारंभ हुआ है उसके 2 वर्ष के भीतर, यह तत्पश्चात प्रत्येक 5 वर्ष की समाप्ति पर या उससे पूर्वतर समय पर क्या है, जिसे राष्ट्रपति आवश्यक समझता है, आदेश द्वारा वित्त आयोग का गठन करेगा, जो राष्ट्रपति द्वारा नियुक्त किए जाने वाले एक अध्यक्ष और 4 अन्य सदस्यों से मिलकर बनेगा। इसने ये बोला, कहानी बहुत ज़्यादा समझने की जरूरत नहीं है गाइस। 280 में हमारे पास किसका प्रावधान है, वित्त आयोग का प्रावधान है, वित्त आयोग के गठन का प्रावधान है। उसमें एक अध्यक्ष और 4 सदस्य होते हैं, इससे मिलकर आपका पूरा का पूरा वित्त आयोग बनता है। और ये कौन जो है, राष्ट्रपति द्वारा बनाया जाता है, मतलब राष्ट्रपति के आदेश द्वारा इसका गठन होता है। ठीक है, इतनी बात आप समझ गए होंगे। प्रत्येक 5 वर्ष में बन जाता है, 5 वर्ष कंप्लीट होने से पहले जो होता है हमारा वित्त आयोग बन जाता है। ठीक है, तो यही है बस, इसमें कुछ नहीं है। अब आर्टिकल 281 के तहत राष्ट्रपति वित्त आयोग द्वारा की गई प्रत्येक सिफारिशों को उस पर की गई कार्रवाई की स्पष्टीकरण ज्ञापन सहित संसद के प्रत्येक सदन के समक्ष रखेगा। यानी कि वित्त आयोग ने अपनी रिपोर्ट दी राष्ट्रपति को, राष्ट्रपति संसद के समक्ष उस रिपोर्ट को रख देगा। अब लिखा है, केंद्र और राज्य संबंधों पर विचार करने के लिए न्यायमूर्ति RS सरकारिया की अध्यक्षता में जून 1983 में एक आयोग का गठन किया गया था। ठीक है, तो गाइस यहाँ पे क्या हो गया इंपॉर्टेंट, तो इंपॉर्टेंट हो गई, इतने में इंपॉर्टेंट क्या बात हो गई, केंद्र राज्य संबंध पे विचार करने के लिए एक आयोग का गठन हुआ है। ठीक है, इस किसकी अध्यक्षता में हुआ है, तो RS सरकारिया, तो हम बोलते हैं इसको सरकारिया आयोग भी बोलते हैं। कब की बात हो रही है, 1983 की बात हो रही है। तो हम इसमें किस पर विचार कर रहे हैं, केंद्र और राज्यों के संबंध के बारे में जो है विचार कर रहे हैं। ठीक है, तो कौन सा आयोग, सरकारिया आयोग, और ये न्यायमूर्ति थे आपके RS सरकारिया, और सन है आपका 1983। तो ये 3 चीजें याद रखिएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग। यहाँ लिखा है B शिवरामन और SR सेन। ठीक है, इसके अन्य 2 सदस्य थे। तो इंपॉर्टेंट हो गया, सरकारी आयोग में जो थे, एक तो यही थे आपके RS सरकारिया, उसके अलावा B शिवरामन भी याद रखिएगा, और फिर SR सेन भी याद रखिएगा। ठीक है, ये अन्य सदस्य। लिखा है, इस आयोग ने जनवरी 1988 में जो है अपनी रिपोर्ट सौंपी। आयोग कब बना है गाइस, यहाँ, और रिपोर्ट इसने सौंपी है बहुत सारे दिन बाद, बहुत सारे साल बाद। ठीक है, 1988। केंद्र राज्य संबंधों से संबंधित अन्य आयोग या समिति की अगर बात करें, तो अभी देखो हमने अभी कौन सा सरकारी आयोग की बात करी, एक, और केंद्र राज्य के संबंध के बारे में और कौन कौन से आयोग हैं या समितियां हैं, तो राज मन्नार समिति याद रखिएगा 1969, और पुंछी आयोग 2007। ये 3 याद रखिएगा गाइस, खाना खाना भूल जाएगा, लेकिन इसको याद रखिएगा। ठीक है, सरकारिया आयोग, राजमन्नार समिति एंड पुंछी आयोग। ठीक है गाइस, तो यहाँ हो गया हमारा पूरा का पूरा चैप्टर, जो नोट्स हैं वो कंप्लीट हो गए। तो दोस्तों अगर आपको थोड़ा भी अच्छा लगा हो तो प्लीज़ एक लाइक ज़रूर करिएगा। ठीक है, तो और सब्सक्राइब करना हो तो गाइस ज़रूर करिएगा। चलिए, तो क्या करते हैं गाइस, यहाँ पे करते हैं ना वीडियो को एंड, बाकी क्योंकि बहुत सारे क्वेश्चंस हैं, टाइम बहुत ज़्यादा लग जाएगा, वीडियो काफ़ी लेंदी हो जाएगी, तो हम इसका सेकंड पार्ट लाएंगे जिसमें हम सिर्फ क्वेश्चन आंसर करवा देंगे। 50 के अराउंड क्वेश्चंस हैं, तो यहाँ करवाया तो गाइस वैसे ही अभी कितना टाइम हो गया है, 40 मिनट तो हो गए हैं, तो 50 क्वेश्चन करवाने में भी अच्छा खासा, क्योंकि एक्सप्लेन करने के साथ कराओ तो टाइम लग जाता है। ठीक है, तो दोस्तों क्या करते हैं ना, इस वाली वीडियो को करते हैं यहीं पर ख़त्म। तो अगर आपको वीडियो पसंद आई ना गाइस, तो आप क्या करिएगा, आपका बस छोटा सा काम है, एक लाइक के बटन पे क्लिक करिएगा, कमेंट करके ज़रूर बताइएगा कि मैम कैसी लगी वीडियो, अच्छी लगी, बुरी लगी, कोई सजेशन हो तो ज़रूर कमेंट पे लिख के दीजिएगा गाइस। उसके अकॉर्डिंग हम काम करते हैं, अगर कुछ गड़बड़ होती है हमारी तरफ से उसको हम सही करने की कोशिश करते हैं।
और अगर हो सके तो अपने किसी भी एक फ्रेंड को ज़रूर शेयर करिएगा वीडियो, ठीक है। और अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो गाइस चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिएगा अगर आपको वीडियोस पसंद आती है, ठीक है। सब्सक्राइब नहीं करा है आपने और इंटरेस्टेड नहीं तो चैनल का नाम याद रखिए, जब भी आपको वीडियो देखनी है आप वीडियो देखिए। और चलिए फिर गाइस यहाँ पे क्या करते हैं, अब वीडियो को करते हैं एंड, मिलेंगे आपसे इसके आगे के पार्ट के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद।